Let's start with the new topic. New means another topic from this chapter, that is latent heat. New नहीं बोल सकते, but इसी का part है. Like we have converted matter into various types by increasing or decreasing temperature. तो अब उसी का part है latent heat. अब ये latent heat होता क्या है? Okay, तो अभी latent heat होता क्या है देखते हैं. So latent means यहाँ पे लिखा हुआ है कि it is hidden. अब हिडन मीन्स क्या है? छुपी हुई हीट है जो दिखती नहीं है. लाइक अगर मैं कुछ हीट करूँ, ओके, अगर उसमें इसमें कुछ लिक्विड है, उसको मैं अगर हीट करूँ तो यू कैन सी दिस. ये बर्नर है और हीट मैं दे रही हूँ. इसमें लेटेंट कुछ नहीं है, इसमें हिडन कुछ नहीं है. डायरेक्टली दिख रहा है कि मैं यहाँ पे हीट दे रही हूँ और फिर वहां पे क्या हो रहा है, उसका बॉइलिंग हो रहा है. तो इसमें हिडन कुछ नहीं है. फिर लेटेंट हीट होता क्या है? तो यहाँ पे दिया हुआ है इन डेफिनेशन, इट इज गिवन दैट कि latent heat is required to change state of matter without changing its temperature. अब ये क्या हुआ? चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर. तो आप बोलोगे मैम ऐसे कैसे हो सकता है? हम तो है ना सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, बट हम क्या करते हैं वहां पे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब कन्वर्ट होता है सॉलिड लिक्विड में, है ना. बट ये क्या बोल रहे हैं? दे आर चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर. सॉलिड टू लिक्विड कर रहे हैं, बट व्हाट दे आर डूइंग? विदाउट चेंजिंग, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर. मीन्स यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहे हैं. फिर कैसे कन्वर्ट हो सकता है? तो अब आगे आगे देखेंगे हम कि कैसे कन्वर्ट होता है. तो लेटेंट हीट का जो फॉर्मूला है वो होता है L इज इक्वल टू Q बाय W. ओके, और Q बाय M भी बोल सकते हैं इसको. तो व्हाट इज L? L इज लेटेंट हीट. Q इज व्हाट? Q क्या होता है? Q is heat provided और M is mass. So latent heat is dependent on heat and mass. But कैसे और क्या होता है? सिर्फ अभी ये ध्यान में रखो कि इस हीट से क्या होता है? लेटेंट हीट. व्हाट इज लेटेंट हीट? अगर कोई पूछता है तो हमको क्या बताना है कि दिस इज द क्वांटिटी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर. विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म, है ना. विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर को ध्यान में रखना है कि कैसे होता है. ठीक है, तो अब हम इसका टाइप देखेंगे. फर्स्ट टाइप है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. फ्यूजन का मीनिंग क्या होता है? कौन बताएगा? व्हाट इज मीन बाय फ्यूजन? फ्यूजन का अनदर नेम क्या है? व्हाट इज अनदर नेम फॉर फ्यूजन? यस नेहल, वेरी गुड. इट इज मेल्टिंग. फ्यूजन का अनदर नेम क्या होता है? इट इज मेल्टिंग. तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी बोल सकते हैं. तो कोई भी चीज मेल्ट कब होती है? और मेल्टिंग मतलब क्या होता है कि इट इज solid converted to liquid, right? So when solid get converted to liquid, when we provide a temperature. बट यहाँ पे अब लेटेंट हीट यूज किया है वर्ड, मीन्स टेम्परेचर से लेना देना नहीं है. विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर कैसे कन्वर्ट होगा? सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन of solid is the quantity of heat required to change unit mass of substance. मेन चीज क्या है यहाँ पे? यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस. यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. अब यहाँ पे समझ में आई बात? चेंज क्या है? मेल्टिंग मतलब हम बोलते हैं सॉलिड कन्वर्टेड टू लिक्विड, बट यहाँ पे लेटेंट हीट में क्या है बोल रहे हैं? यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस. मतलब मास ऑफ सब्सटेंस डेफिनाइट है, कुछ तो भी यूनिट, जैसे 1 किलो 2 किलो, मतलब जो भी हो, 1 kg ऑफ मास, 2 kg ऑफ मास. मतलब स्पेशल यहाँ पे दिया हुआ है, मास इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. इसीलिए हमने देखा था कि लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या है? Q बाय M. मीन्स लेटेंट हीट इज डिपेंडेंट ऑन मास. तो यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस जब हम लेते हैं, जब वो कन्वर्ट होता है विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो अब ये यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? लाइक मैं अगर सपोज ले रही हूँ 1 ग्राम ऑफ आइस, तो 1 ग्राम ऑफ आइस को मुझे मेल्ट करने के लिए कितना हीट लगेगा? मीन्स वो अलग बात हो गई, मेल्ट करने के लिए कितना हीट लगेगा वो हमारा हो गया मेल्टिंग. बट नॉर्मली
1 ग्राम ऑफ आइस को मैं मेल्ट कर रही हूँ, 1 ग्राम ऑफ आइस जब मेल्ट होगा, जब स्टार्ट होगा, तो उसको कितना डिग्री टेम्परेचर लगता है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। ओके, तो वहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। लाइक यहाँ पे अगर कोई ये है सॉलिड है और उसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, राइट। तो उसका कुछ मेल्टिंग पॉइंट है, सपोज इसका 110 मेल्टिंग पॉइंट है। ओके, तो ये अगर स्टार्ट होता है मेल्टिंग एट 110 टेम्परेचर, तो 110 में टेम्परेचर, ठीक है। अब अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट है 110, ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगी कि हमको इस सॉलिड को मेल्ट करना है। आप क्या करोगे, इसको हीट करोगे और यहाँ पे इसमें थर्मामीटर डालोगे और थर्मामीटर से चेक करते जाओगे कि 1110 टेम्परेचर कब अचीव होता है। जब 1110 टेम्परेचर अचीव हो जाएगा तब आप बोलेंगे कि इट इज मेल्टेड, है ना, वो मेल्ट हो गया है। बट अब 1110 टेम्परेचर जैसे ही अचीव हो गया, मैं बर्नर को कर दूंगी ऑफ, स्टिल इट इज गेटिंग मेल्टेड, फिर भी वो मेल्ट हो रहा है। अगर मैं बर्नर ऑफ नहीं करूँ तो 1110 का क्या हो जाएगा, 115 120 हो जाएगा। फिर मैं बर्नर ऑफ कर दे रही हूँ, अब मैं देख रही हूँ फिर भी वो सॉलिड मेल्ट हो रहा है। तो अब जो ये मेल्ट हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट, मीन्स आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी हीट, आई एम नॉट चेंजिंग टेम्परेचर, still it is getting melted. So this is because of latent heat. समझा? तो ये क्या होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट। जब हम क्या करते हैं कि वी आर नॉट चेंजिंग एनी टेम्परेचर, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी हीट, स्टिल इट इज गेटिंग मेल्टेड, ये होता है लेटेंट हीट। तो इसमें क्या है, दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक तो विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, और दूसरा कि कोई यूनिट मास, मतलब सपोज अब यूनिट मास मतलब जितना अपने को एनर्जी लगता है उसको मेल्ट करने के लिए, उतना ही एनर्जी उसका लेटेंट हीट होता है, ठीक है। सिर्फ अभी कंसेप्ट ध्यान में रखो कि लेटेंट हीट होता क्या है, क्यों इसको हिडन हीट बोलते हैं। क्यों हिडन हीट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि हमने इसको हीट नहीं दिया है, एक टेम्परेचर अचीव करने के बाद हमने हीट बर्नर ऑफ कर दिया है, स्टिल इट इज मेल्टिंग। सो हम इसको फिर भी बोलते हैं कि ये जो हीट है जिसके कारण ये मेल्ट हो रहा है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। ठीक है, तो ये होता है लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो सपोज एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है कि दैट 3.34 multiplied by 10⁵ joule heat is required to convert 1 kilogram of ice in water। मीन्स 1 किलोग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट लग रहा है मुझे, 3.34 इंटू 10⁵ जूल। ओके, जूल इज द क्या है, जूल है, यूनिट है। जूल किसका यूनिट है पता है, जूल किसका यूनिट है, कौन बताएगा। जूल इज, कौन बताएगा, व्हाट इज जूल। यस नेहल, इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, यहाँ पे हीट एनर्जी है। ओके, सो जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर, ओके, इतना एनर्जी, हीट एनर्जी लग रही है टू कन्वर्ट 1 किलो ऑफ आइस इनटू वाटर। तो अब मैं बोलूंगी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना है, 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ जूल पर केजी। ये है लेटेंट हीट ऑफ आइस। ओके, समझ गया। मीन्स मैंने क्या किया, आइस को पहले वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, उसको मतलब मेल्ट करने के लिए स्टार्ट किया मैंने मतलब बर्नर। फिर मैंने क्या किया, बर्नर ऑफ कर दिया एक टेम्परेचर अचीव करने के बाद, मतलब पता चल गया कि मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। अब मेल्ट होना स्टार्ट होने के बाद में जब वो स्टिल इट इज गेटिंग मेल्टेड, तो मैंने चेक किया कि उसमें कितनी हीट एनर्जी लग रही है, तो उसमें लग रही है 3.34 इंटू 10⁵ जूल। बट कितने आइस के लिए, 1 किलोग्राम ऑफ आइस के लिए। मीन्स फ्रॉम दिस वी कैन से कि जैसे ही मास चेंज होता है तो लेटेंट हीट भी चेंज होगा। 1 किलोग्राम के लिए इतना जूल है, 2 किलोग्राम के लिए अलग होगा,
राइट। जैसे कि अगर कोई मतलब कोई चीज अगर बहुत कम है, सपोज 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम को मनस्वी इस पे लिखो मत, इरेज कर दो स्क्रीन पे जो लिखा है। ओके, ओके गुड। सो वन वन ग्राम अगर मैंने कुछ लिया है सॉलिड और उसको मैं हीट कर रही हूँ, और 1 किलोग्राम मैंने सॉलिड लिया है उसको हीट कर रही हूँ, मतलब मेरा मोटो क्या है कि मेल्ट करना है। लाइक सपोज एग्जांपल लेते हैं हम जैगरी गुड़। ठीक है, गुड़ को हम डालते हैं कढ़ाई में और उसको हमको मेल्ट करना है। ठीक है, तो अगर मैं 1 ग्राम गुड़ लूं और 1 किलोग्राम दूसरे बर्तन में गुड़ लूं और दोनों को भी हीट करूं, तो ज्यादा हीट किसको लगेगी, 1 ग्राम को ही लगेगी या 1 किलोग्राम को? जल्दी कौन मेल्ट होगा, 1 ग्राम मेल्ट होगा या 1 किलोग्राम मेल्ट होगा? यस, ओके वेरी गुड। ओके, हाँ, तो 1 ग्राम जो है वो जल्दी मेल्ट होगा, 1 किलोग्राम लेट मेल्ट होगा। इट मीन्स हीट जो है वो अलग अलग लग रही है। तो इसलिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है फॉर 1 किलोग्राम आइस है 3.34। मतलब जनरल हम ऐसे नहीं बोल सकते कि आइस का लेटेंट हीट 3.34 इंटू 10⁵ जूल है, ऐसे नहीं बोल सकते। ऐसे बोल सकते कि 1 किलोग्राम आइस का इतना है, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से हमने देखा कि 1 किलोग्राम आइस के लिए इतना इतना जूल एनर्जी लग रहा है, तो दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आया? तो अब इसमें से एक कंसेप्ट हमको ध्यान में आता है कि लेटेंट हीट हम किसको बोलते हैं, जब जब हम हीट करते हैं और हीट करने के बाद में जब कोई भी चीज मेल्टिंग पॉइंट अचीव कर लेती है, मेल्टिंग पॉइंट जैसे ही अचीव करती है उसको हम बंद कर देते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि लेटेंट हीट कब अचीव होता है, व्हेन मेल्टिंग पॉइंट इज अचीव। जब मेल्टिंग पॉइंट अचीव होता है तभी हम बोलते हैं कि लेटेंट हीट अचीव हो गया। मतलब लेटेंट हीट जब शुरू होता है, जो लेटेंट हीट हिडन हीट है, जब उसका काम शुरू होता है तभी क्या होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, है ना? तो मतलब इनमें कोऑर्डिनेशन ऐसे आप बता सकते हो, अगर मतलब कोई पूछता है तो, कि मेल्टिंग पॉइंट और लेटेंट हीट में कुछ है क्या, मतलब कोऑर्डिनेशन। तो हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि जिस पॉइंट पे लेटेंट हीट स्टार्ट होता है उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ओके, मतलब जब कोई भी सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होता है उसी को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और मेल्ट होना जब वो स्टार्ट होता है उसके आगे हम क्या कर देते हैं, बर्नर ऑफ कर देते हैं, और उसको ही हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। ओके, सो दिस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हमने देख लिया कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब मेल्टिंग के लिए हीट हमने प्रोवाइड करी थी, उसका लेटेंट हीट को क्या बोलते हैं वो हमने देख लिया। अब क्या होता है, हम हीट जब करते हैं तो इवेपोरेशन भी होता है, राइट, वेपराइजेशन भी होता है ना? तो अब हीट जब लिक्विड को प्रोवाइड करेंगे तो उसमें भी लेटेंट हीट कहीं ना कहीं आएगा ही, राइट। तो हमको ये जरूरी है देखना कि व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज नथिंग बट दैट इज the heat required to change liquid into unit mass of substance of liquid into vapor state। यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहले भी बताया था कि लेटेंट हीट में यूनिट मास एंड विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। अब यहाँ पे भी क्या होगा कि 1 kg ऑफ वाटर को अगर वेपर में कन्वर्ट करना है तो कितना एनर्जी लगेगा, दैट विल बी द लेटेंट हीट ऑफ दैट वाटर। ओके, सो ये होता है लेटेंट हीट। ओके, तो अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, तो ये वेपराइजेशन का लेटेंट हीट हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में उसका बॉइलिंग पॉइंट भी मतलब इन्वॉल्व, हाँ ये मुझे बताओ आप लोग कि उसका बॉइलिंग पॉइंट उसमें इन्वॉल्व होगा क्या? जैसे मेल्टिंग में, फ्यूजन में मेल्टिंग पॉइंट इन्वॉल्व था, वैसे वेपराइजेशन में बॉइलिंग पॉइंट का कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा क्या? यस, हाँ, इट इज वेपराइजेशन। अब आप बोलोगे कि मैम आपने ही बोला था कि वेपराइजेशन में बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। बॉइलिंग मीन्स यू आर कन्वर्टिंग टोटली, मीन्स वेपराइजेशन का मीनिंग ये होता है कि जब वेपर आना स्टार्ट होते हैं
तो विदाउट अचीविंग बॉइलिंग पॉइंट भी हम वेपर्स ला सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन होगा कि फिर कैसे, मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है, बिकॉज हम जो 1 kg ऑफ वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो स्टीम में कन्वर्ट पूरी तरह से हमको करना है, तो सिर्फ हमको वेपराइजेशन वाली स्टेट पे लाके छोड़ हम नहीं सकते। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट अगर अचीव ना करो, वाटर है सपोज बॉइल कर रहे हो और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अचीव ना करो और उसका सिर्फ वेपराइजेशन वाला आप स्टेट देखो और उसी पे अगर आप उसको हीट मतलब हीट को बंद कर दो, तो क्या होगा, वाटर पूरा वेपराइज नहीं होगा। वाटर को पूरी तरह वेपराइज करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस तक लाना ही पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट तक लाना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद हम बर्नर को ऑफ कर देंगे। बर्नर को ऑफ करने के बाद में हमको पता चल रहा है कि 22.5 into 10⁵ joule of heat is required to change 1 kg of कितना 1 kg वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए इतना हीट लगता है। तो दिस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको ही क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ऐसे ही शॉर्ट में लिखा LHV। ओके, तो स्टूडेंट्स ये दोनों कंसेप्ट थोड़े बहुत क्लियर हुए, और एक आगे एक पॉइंट देखेंगे उससे एकदम पूरी तरह क्लियर हो जाएगा अगर किसी को डाउट है तो। बट अभी थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि व्हाट इज लेटेंट हीट, क्यों उसको हिडन हीट बोलते हैं, और क्यों उसके डेफिनेशन में ऐसा है कि विदाउट प्रोवाइडिंग टेम्परेचर वी आर चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर, क्यों ये सब चीजें हैं। ओके, एवरीवन इज टेलिंग दैट इट इज क्लियर। ओके, 1 kilogram, 1 kiloliter, no, it is not that important in case of water. स्नेहल बोल रहे हैं कि it should be 1 kiloliter, not 1 kilogram of water. उनको कंफ्यूज हो रहा है कि मीन्स उनका बोलना है कि किलोलीटर बोलना चाहिए। तो एक बात ध्यान में रखो कि वाटर का जो डेंसिटी होता है, ठीक है, अब 1 किलोलीटर जो है, 1 लीटर और 1 किलोग्राम में क्या फर्क है। तो 1 किलोग्राम 1 लीटर में क्या फर्क है कि वाटर को हम 1 किलोग्राम बोल सकते हैं बिकॉज वाटर का जो डेंसिटी है ना वो 1 होता है। तो डेंसिटी वाटर का 1 है, मतलब किलोग्राम हो या लीटर हो दोनों में भी उसका वैल्यू सेम आएगा। तो इसलिए हम वाटर को बोल सकते हैं, सपोज 14 ml वाटर है, 14 ग्राम वाटर है, तो दोनों का वैल्यू सेम रहेगा बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1। ओके स्नेहल, इज इट क्लियर नाउ? ओके, सो डेंसिटी 1 है, दैट्स वाई उसका चेंज नहीं होता है। अगर डेंसिटी चेंज होता है तो हाँ फिर वहां पे प्रॉब्लम आ सकता है, बट जनरली आप बोल सकते हो कि किलोग्राम ग्राम इज इक्वल टू मीन्स मतलब बहुत डीप में जाओ ना तो ये प्रॉब्लम आता है कि लीटर और किलोग्राम में मतलब कन्वर्जन जो होता है वो बहुत आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। बट इन केस ऑफ वाटर आप लिख सकते हो 14 ml ऑफ वाटर इज इक्वल टू 14 ग्राम ऑफ वाटर, बिकॉज डेंसिटी जो है वाटर की 1 है, मतलब हर स्टेज में इक्वली आएगा वो, इफ इट इज लिक्विड और सॉलिड। ओके ओके, सो नेक्स्ट इज, अब हमको समझ तो गया कि व्हाट इज लेटेंट हीट, लेकिन कुछ लोग होंगे जिनको थोड़ा डाउट आ गया कि ये क्या बोल रहे हैं, विदाउट प्रोवाइडिंग हीट हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये ग्राफ है, तो अब ये ग्राफ जो है इसमें हमने यहाँ पे हीट दे रहे हैं हम, और यहाँ पे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज वाला वाई एक्सिस पे है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हीट हम दे रहे हैं, तो शुरुआत में क्या है, हीट भी 0 है, मतलब नो हीट इज प्रोवाइडेड एंड नो टेम्परेचर इज, हीट नहीं दिया तो टेम्परेचर कहाँ से बढ़ेगा। शुरुआत में ये 0 है, तो शुरुआत में 0 है तो सब्सटेंस भी हमारा क्या है, सॉलिड है। फिर मैं जैसे हीट बढ़ाऊंगी तो सॉलिड क्या होगा, यहाँ पे कन्वर्ट होगा लिक्विड में। कब कन्वर्ट होगा, ये पॉइंट जो है यहाँ पे, अगर सॉलिड मेरा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, अगर मैं इसको 100 डिग्री सपोज बोलूं, तो अगर ये मेरा हुआ मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये कन्वर्ट हो रहा है, अब मैं क्या करूंगी, अब क्या होगा, इट इज गेटिंग मेल्टेड। अब क्या हो रहा है, ये मेल्ट हो रहा है, ये जो है यहाँ पे क्या हो रहा है कि हीट सप्लाइड जो है, हीट सप्लाइड वो आपका शुरू है 1 2 3 4 5 6, सपोज
हीट सप्लाई आपका शुरू है। सपोज आप अगर आपके पास गैस नहीं है और आप स्टैंडर्ड इक्विपमेंट यूज कर रहे हो हीटिंग के लिए, तो आप हीट सप्लाई शुरू कर रख सकते हो। लाइक उस पे हम टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे 100 डिग्री है तो 100 डिग्री पे उसको सेट कर सकते हैं, ताकि 100 से ज्यादा टेम्परेचर ना बढ़े। अगर आप बर्नर यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको थर्मामीटर से 100 डिग्री चेक करना है, और फिर वहां पे आप आगे नहीं उसको बढ़ा सकते, बिकॉज बर्नर में आप टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख सकते। अगर कोई इक्विपमेंट है तो हाँ, हीट सप्लाई आप शुरू रख सकते हो 100 डिग्री तक। अब यहाँ पे क्या है, हीट सप्लाई शुरू है, बट हीट सप्लाई और यहाँ पे जो है टेम्परेचर 100 डिग्री आ गया, और हीट सप्लाई जो है हमारा फिर भी शुरू ही है फॉर मतलब बहुत टाइम के लिए हमने, और 1 आवर हीट सप्लाई शुरू है, लेकिन टेम्परेचर कितना है, 100 है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्राफ यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ा है, बट 100 पे रुक गया और 100 के आगे ग्राफ स्टेडी हो गया। फिर भी हमारा जो सब्सटेंस है वो मेल्ट हो रहा है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट के बाद जो मेल्ट हो रहा है, इट इज नोन एज लेटेंट हीट। मीन्स यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर मैंने नहीं बढ़ाया, टेम्परेचर 100 का 100 ही है, स्टिल द सॉलिड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड। तो हम अब इसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। ये क्या है, छुपी हुई जो हीट है, उसके कारण ये क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। जो अभी तक हीट जो उसको प्रोवाइड कर रही है ना, उसके कारण वो मेल्ट हो रहा है। बहुत बार हम देखते हैं कि अगर हमको कुछ मेल्ट करना होता है तो हम एक टेम्परेचर पे मेल्टिंग जब शुरू हो जाता है तो उसको बंद कर देते हैं, फिर भी वो मेल्ट होता है। तो दैट मेल्टिंग इज ड्यू टू द छुपी हुई हीट, जो लेटेंट हीट होती है, उसके कारण वो मेल्टिंग होता है। ठीक है, फिर अब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब लिक्विड को हमको गैस में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर और बढ़ाएंगे। फिर एक पॉइंट आ गया जहां पे वो क्या हो गया, हीट हमने कांस्टेंट रख दी, हीट नहीं बढ़ाई, टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, बट स्टिल इट इज गेटिंग वेपराइज। सो दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मीन्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट बट स्टिल इट इज गेटिंग वेपराइज। तो इसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ में आया, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दोनों समझ में आया, दोनों में क्या रिलेशन होता है। गॉट इट एवरीवन, इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। तो ओके ओके ओके, ठीक है। तो अब हमको पता चला था कि L इज इक्वल टू, लेटेंट हीट इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय M। मतलब हीट प्रोवाइडेड एंड मास पे क्या डिपेंडेंट है, लेटेंट हीट इज डिपेंडेंट, मीन्स हीट प्रोवाइडेड और मास पे। ओके, अब नेक्स्ट है कि अगर हमको किसी चीज का कैपेसिटी चेक करना है कि कैपेसिटी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो हम क्या देखेंगे, चेंज इन हीट प्रोवाइडेड बाय टाइम। मतलब टाइम के साथ आप कितना चेंज कर रहे हो हीट प्रोवाइडेशन, उस पर डिपेंड करेगा कैपेसिटी ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इन डिटेल आगे आगे हमको पढ़ना है, बहुत सारे लॉज है 11th-12th में पढ़ना है इन डिटेल, बट अभी जस्ट हमको पता चाहिए कि लेटेंट हीट होता क्या है, फ्यूजन वेपराइजेशन। यही टॉपिक आगे 11th-12th में भी रहेगा, बट 11th-12th में थोड़ा डिटेल में। तो अभी हम उसका बेस देख रहे हैं कि उसमें मतलब होता क्या, ताकि 11th-12th में आपको और इजी जाए, और मैं फिर फटाफट भी आपको बता दूं तो आपको समझ में आ जाए। ओके, तो अब कंसेप्ट क्लियर हो गया सबका, मैं मान के चलती हूँ कि हाँ कंसेप्ट सबका क्लियर हो चुका है लेटेंट हीट का। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे, ओके ओके सब, ओके ठीक है। हाँ, सो अब हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। अभी तक क्या देखा कि चेंज इन टेम्परेचर से क्या होता है ना, चेंज इन टेम्परेचर से बहुत चीजें हमने देखी कि इतने सारे मेल्टिंग होता है, ये होता है, वो होता है। तो अब इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, तो प्रेशर का इफेक्ट जो है दोनों होता है, राइट। मतलब प्रेशर से बढ़ेगा भी कम भी होगा, है ना, दोनों चीजें होती है। सपोज अगर हमारे पास, हमको पता है कि जो सॉलिड है, तो सॉलिड में स्पेसेस जो है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वो बहुत ही कम है, मतलब सॉलिड ऐसे चिपका हुआ है पूरा पूरा ऐसे, राइट। और फिर बाद में लिक्विड है, तो लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर रहते हैं एक दूसरे से, मतलब उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है। और जो गैसेस है उनमें तो बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, ये हमको पता है, राइट। अब जो है, अब ये जो है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर,
तो अगर मैं सॉलिड को प्रेशर लगाऊं तो ज्यादा चेंज होगा क्या? कौन बताएगा? सॉलिड को मैं प्रेशर करूं, प्रेशराइज करूं, व्हाट विल हैपन? नो, है ना, क्योंकि कॉम्प्रेसिबिलिटी सॉलिड के एकदम कम और नहीं के बराबर है। तो प्रेशराइज करूँ तो भी उनके जो मॉलिक्यूल्स है, जो भी पार्टिकल्स है, वो एक दूसरे से अटैच्ड ही है ऑलरेडी। ऐसे प्रेशराइज करूंगी तो भी वो अटैच ही रहेंगे, कुछ चेंज नहीं होगा। अब मैं लिक्विड को प्रेशराइज करूँ तो थोड़ा उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है और थोड़ा सा स्पेस है, तो हाँ लिक्विड थोड़ा बहुत प्रेशराइज करूँ तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रेसिबिलिटी उसमें हो सकता है, लीस्ट कॉम्प्रेसिबिलिटी। सॉलिड एंड लिक्विड बोथ शोज यस लीस्ट कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड मैं बोल रहा है कि मोर देन सॉलिड, तो हाँ राइट है। अब जो गैस है तो गैस का जो है कॉम्प्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी इज नथिंग बट जब प्रेशर देते हैं तभी वो कॉम्प्रेस होता है। तो चेंज इन प्रेशर का इफेक्ट हमको किस पे देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा हमको देखने को मिलेगा गैस पे। अब हमने देखा था कि चेंज इन टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो सब पे हुआ, सॉलिड पे हुआ, गैस पे हुआ, लिक्विड पे हुआ, सब पे हुआ, है ना। बट प्रेशर का जो इफेक्ट है वो क्या होगा? वो गैस पे सबसे ज्यादा होगा। तो गैस पे कैसे होगा, क्या होगा, तो वो हमको देखना पड़ेगा। अब बता कि चेंज इन प्रेशर का मीनिंग क्या होता है कि प्रेशर एक तो बढ़ा रहे हैं या कम भी कर रहे हैं, दोनों चीजें होती है ना। जैसे हमने देखा था कि हमारा जो सॉलिड है वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, फिर लिक्विड से कन्वर्ट हुआ गैसेस में। तो हमने देखा कि जब टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया, है ना, इंक्रीज किया टेम्परेचर को, तब क्या हुआ? सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। टेम्परेचर को इंक्रीज किया तभी सॉलिड लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हुआ। बट जो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ा या डिक्रीज करना पड़ा? अगर आपका जो गैस है उसको आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा या इंक्रीज करना पड़ेगा? यस कादम्बरी, अमिया, वेरी गुड। यस, सो इट इज डिक्रीज। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको? टेम्परेचर को क्या करना है? डिक्रीज करना है। और लिक्विड से सॉलिड करना है तो भी क्या करना है? डिक्रीज, फ्रीजिंग, है ना। तो मतलब दोनों चीजें जरूरी है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर। वैसे ही अब हम प्रेशर का देखेंगे, लेकिन प्रेशर में हमको उतना झंझट नहीं है। टेम्परेचर में बहुत था, टेम्परेचर में हमको क्या करना था? सभी चीजें, सभी सॉलिड भी टेम्परेचर से बढ़ाने से सॉलिड भी कन्वर्ट होता है, लिक्विड भी, गैस भी। लेकिन प्रेशर में हमको सिर्फ किस पे ध्यान देना है? हमको सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है? हमको देना है गैस पे। तो गैस पे ध्यान देने के लिए हमारे लिए क्या हो गया? इट इज नाउ इजी टू कन्वर्ट इट इनटू मीन्स टू सी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन गैस। ओके, तो अब मुझे बताओ कि गैसेस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट कैसे होते हैं? कल हमने देखा था गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, गैस इनटू लिक्विड। क्योंकि हमको गैस पे ध्यान देना है, बिकॉज चेंज इन प्रेशर जो है वो गैस पे होगा। ओके एवरीवन राइट, इट इज कंडेंसेशन। अब गैस जो है वो लिक्विड से कंडेंसेशन में कन्वर्ट होता है। तो मुझे बताओ कि जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो कंडेंसेशन होता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं? जैसे वाटर वेपर्स निकल गई, ओके, मतलब गैस है वाटर वेपर्स, और वो वेपर्स को हम अगर हवा में ही छोड़ दे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा क्या? नहीं होगा, उसको कंडेंस करना पड़ेगा। कंडेंस करना पड़ेगा मतलब कुछ तो भी चीज में उसको पैक करना है। पैक करना है इज नथिंग बट हम क्या कर रहे हैं? उस पे प्रेशराइज्ड कर रहे हैं उसको, है ना। वहां पे क्या कर रहे हैं? हम उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, मतलब प्रेशर दे रहे हैं, और प्रेशर देने के बाद ही वो कन्वर्ट हो रहा है, इट इज इनटू लिक्विड। बट प्रेशर के साथ साथ अगर मैं वहां पे टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? मुझे टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, है ना, डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो मैं बोल सकती हूँ कि व्हेन वी प्रोवाइड मीन्स वी इंक्रीज प्रेशर एंड डिक्रीज टेम्परेचर, गैस इज कन्वर्टेड टू लिक्विड। ऐसे मैं बोल सकती हूँ कि जब मैं गैस का
प्रेशर बढ़ाऊं और टेम्परेचर कम करूं तो गैस इज कन्वर्टेड टू लिक्विड। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? ओके, सो बाय इसको ये जो प्रोसेस है बाय दैट इज by increasing pressure and decreasing pressure, conversion of gas into liquid by increasing pressure or decreasing pressure is known as, किसी को पता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाँ, कंडेंसेशन तो बोलते हैं बट वन अनदर नेम इज देयर, दैट इज लिक्विडिफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं? लिक्विडिफिकेशन। ओके, तो इसको बोलते हैं लिक्विडिफिकेशन। लिक्विडिफिकेशन इज नथिंग बट कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर इज नोन एज लिक्विडिफिकेशन। तो कंडेंसेशन का हमको दूसरा भाई पता चला या बहन पता चली है, दैट इज लिक्विडिफिकेशन। ओके, तो अब लिक्विडिफिकेशन, तो इसके एग्जाम्पल हमारे पास बहुत है। लिक्विडिफिकेशन जो हम परफ्यूम लगाते हैं, तो परफ्यूम बहुत बार ऐसे बोलते हैं ना कि फॉग, बिना गैस वाला परफ्यूम। बिना गैस वाला परफ्यूम क्या है? तो वो जो बॉटल है उसके अंदर तो इट इज इन, क्या होता है कि गैसियस फॉर्म में जब होता है, तो गैसियस फॉर्म में जब होता है तो उसको क्या करते हैं हम? प्रेशराइज कॉम्प्रेस स्टेट में डाला हुआ है ना वो बॉटल में, इसलिए तो परफ्यूम के बॉटल को हमारे सादे वाले कैप नहीं होते, अलग स्प्रेइंग कैप होते हैं, क्योंकि उसमें प्रेशराइज्ड होता है वो। और कूल, कभी भी आप देख सकते हो परफ्यूम का बॉटल जो है वो एकदम कोल्ड होता है, तो इट इज कोल्ड वन। तो अंदर जो है वो लिक्विफाइड गैस होता है उसमें। समझ में आया चेंज इन टेम्परेचर का? अब नेक्स्ट कल हम देखेंगे इन डिटेल कि प्रेशर चेंजिंग से क्या होता है। अभी जस्ट समझ में आया कि लिक्विडिफिकेशन होता क्या है। आ गया समझ में? ओके, थैंक यू।